Hello students, today we are going to discuss about the units of concentration, means units of concentration. ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर होता क्या है ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जिसमें टू कंपोनेंट्स हों उसको बाइनरी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बाइनरी सॉल्यूशन, तो एक बार ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? in which two components are present, जिसमें दो कंपोनेंट कम से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, एंड बाइनरी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कितने तरह से हम बता सकते हैं? मेनी वेज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि द concentration of a binary solution can be expressed in many ways. किन किन तरह से हम बता सकते हैं? तो नंबर 1 पर आता है स्ट्रेंथ, जो आपको प्रैक्टिकल में भी निकालने को मिलेगा। नंबर 2 पर आता है, आप लिख सकते हो, मास परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, एंड ppm, दैट इज, ये स्मॉल p है। ठीक है, स्मॉल ppm, दैट इज क्या कहते हैं इसको? पार्ट्स पर मिलियन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, दैट इज स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ होता क्या है। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है, मास ऑफ द सॉलिड इन ग्राम है। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख दूँ, GRAMS, ग्राम्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या फिर ये डीएम क्यूब में दिया हो, लीटर में रखो। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ। अब यूनिट जो होता है इसका, मान लो हम बात करें यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है, स्ट्रेंथ का यूनिट होता है क्या, ग्राम पर लीटर। सीधी सी बात है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर लीटर है, हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। समझ रहे हो? तो स्ट्रेंथ एक्चुअल में होता क्या है कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, amount of the solute in gram present in present in 1 liter of the solution। ये 1 लीटर की जगह 1 डेसीलीटर भी हो सकता है। मीन्स 1 लीटर आप लिखो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस, ओके। जैसे मान लो कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट है अप्रॉक्स, मान लो कितना, 250 ml, और उसमें 4 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम। तो बताओ उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो 4 ग्राम अपॉन 250 ml। 250 ml को आप क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। 250 डिवाइडेड बाई 1000। नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो करके देखते हैं। मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और ये कितना दिया हुआ है, 250 ml। ठीक है, और इसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम। ठीक है, तो ये तो ग्राम में दिया हुआ है, ये ml में दिया है, हमें किस में रखना है, लीटर में। आप इसको क्या करोगे, 250 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का ग्राम में दिया हुआ है मीन्स 4, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है, अपने पास मिला 250 अपॉन 1000, 250 अपॉन 1000। क्लियर है ना? आप इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 250, कितना आएगा भाई, ये हो गया 5 4 जा 100, मीन्स कितना आया, 16 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और ये जो 16 ग्राम पर लीटर है वो क्या है, उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो? तो ये हुई आपने, ये हुआ अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, क्या है दूसरा पॉइंट, मास परसेंट। ठीक है, तो चलो, सेकंड इज मास परसेंट। अब देखो मास परसेंट क्या होता है। तो मास परसेंट 2 के बीच में निकाला जाता है, मीन्स द नंबर ऑफ, डिफाइन कर लेते हैं पहले, द नंबर ऑफ
parts by mass of one component, और ये कंपोनेंट में कौन हो सकते हैं? सॉल्यूट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 parts by mass of the solution. नहीं समझ में आया ना? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का, मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, सपोज ए एंड बी। ये क्या है? दो कंपोनेंट हैं अपने पास। ठीक है। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन का। ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें अगर पूछा जाए कि मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ रहे हो? अब यहीं अगर पूछा जाए कि मास परसेंट ऑफ बी, तो आप यहाँ पर ए की जगह क्या कर दोगे? बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके। अब यहाँ पूछोगे कि ये डब्ल्यू कहाँ से है? ये डब्ल्यू है क्या? वेट है, वेट ऑफ बी वेट ऑफ ए, वे ऑफ बी। समझ रहे हो? मीन्स मास परसेंट, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जो वो मास परसेंट ऑफ ए, आपको सिंपल तो है, सिंपल है। परसेंट आप कैसे निकालते हो? ए अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हो। आपने अपने रिजल्ट का परसेंट कैसे निकालते हो? मार्क्स का परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो है, सेम है। समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम परसेंट की, सेम कंडीशन है, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट per 100 grams, per 100 parts by volume of the solution। देखो अगर इसको कंपेयर करो मास परसेंट से तो सब कुछ सेम है। ऑन द प्लेस ऑफ मास आई हैव रिटन हियर वॉल्यूम। चेक हियर, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिप्लेस्ड बाय मास, मास एंड हियर मास। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। वन कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट? सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ देखो, मान लो हमारे पास सेम कंडीशन ए एंड बी और बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट हैं। ये क्या है? कंपोनेंट ए एंड बी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। ए और बी किसी बाइनरी सॉल्यूशन का कंपोनेंट है। तो बताओ इस कंडीशन में अगर मैं निकालूं वॉल्यूम परसेंट
परसेंट ऑफ ए, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, वहीं अगर मैं लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ तक आ रहे हैं ना, दिख रहा है ना, हाँ, अगर मैं लिखूं कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, आप क्या जवाब दोगे, वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाई 100। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? जैसे मास परसेंट निकाले थे सेम वैसे ही आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम परसेंट। ऑन द प्लेस ऑफ मास मीन्स वी डब्ल्यू यू हैव टू राइट वी फॉर वॉल्यूम। इज दैट ओके? नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज अपना जो थर्ड तो हो गया, फोर्थ है क्या, मोलरिटी। दिख रहा है ना क्लियर? थोड़ा सा और आगे कर दें तो फुल पेज आ जाएगा। ओके, अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, मोलरिटी। मोलरिटी, अब देखो मोलरिटी क्या होता है, ये याद रखना कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स of solute dissolved per liter या फिर पर लीटर को आप क्या लिखते हो, और डी एम क्यूब, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, किसी एक लीटर में, एक लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना डिजॉल्व हुआ है किसमें, 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम उस सॉल्यूशन का क्या कहते हैं, मोलरिटी। जैसे अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी, मोलरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताओ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर में दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एलटी का मतलब लीटर। क्लियर है? अब अगर ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या फिर आप इसको कह सकते हो मोलर मास। भाई मोलर मास जितना आएगा उतना डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर आप मिलीलीटर अपॉन 1000 कर सकते हो, ग्राम अपॉन मोलर मास कर लो। ठीक है, अब अगर मोलरिटी की के यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, इसकी मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया मोल, ये हो गया पर लीटर, लीटर में दिया ही है तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। ये हुई बात अपने मोलरिटी की। अब जो अपना ये कौन सा है, फिफ्थ है, उसको कहते हैं मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी, दोनों थोड़ा सा डिफर है
याद रखिएगा, मोलालिटी क्या है कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स of solute dissolved in 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोग्राम लिख सकते हो ना, ऑफ सॉल्वेंट। मतलब द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, एक किलोग्राम में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, कितने में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना ग्राम नंबर ऑफ ग्राम मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कहते हैं। और मोलारिटी क्या होता है, यहाँ पर लीटर में प्रेजेंट करना होता है। मीन्स मोलालिटी की अगर बात करें मैथमेटिकली, मोलालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन mass of solvent in kg। ठीक है, अब इसका अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। समझ रहे हो। यहाँ देखो दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। नंबर 1, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या है, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट सेम है। मोलरिटी में क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। यहाँ क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, इसको हम क्या नाम देंगे, मोलालिटी। नंबर 6, दैट इज नोन एज नॉर्मलिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या है, देखो नॉर्मलिटी भी सेम है। अगर हम बात करें नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय एन। और इसको अगर हम बात करें मोलालिटी को, तो मोलालिटी जो ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया हुआ है ना, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। ओके, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे देखो मान लो हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.74 ग्राम। ठीक है, क्या है, डिजॉल्व्ड in 200 ml of the solution। तो इसमें कैलकुलेट नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो,
देखो पहले तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स इसमें ग्राम सॉल्यूट क्या है, इतना ग्राम ऑफ 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कभी भी याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेस को हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, एसिडिटी के फॉर्म में। ठीक है, एसिडिटी के फॉर्म में, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन क्या आएगा बताओ, एसिडिटी। बेस का हम एसिडिटी के फॉर्म में निकालते हैं और एसिड का बेसिसिटी के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 20, 16, 2 जा 32, 34, 16, ये 20, 34, 20, 32, 40 एंड कितना आया, 32 एंड 2, 32 to 4 एंड कैल्शियम इज 40, दैट इज 74/2। और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 37 आएगा ना, मीन्स 37 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी निकाल लो इजीली। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.74 ग्राम अपॉन कितना, 37 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 200 ml अपॉन 1000 होगा ना, ये लीटर में निकालना पड़ेगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर। और इस इक्विवेलेंट पर लीटर को आप क्या लिखते हो, n, नॉर्मेलिटी 0.1 n। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे फिर कभी फिर डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मलिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोल फ्रैक्शन ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा और इसे आप लोग ज़रूर लिखिए। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर के मोल्स के साथ ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एज इट इज है किसके, जो हमने अभी इसके पहले स्टडी किया था, WA/WA + WB, एज इट इज वैसा ही है। लेकिन याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन, मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, let A and B are components of binary solution। मान लो A और B किसी बाइनरी सॉल्यूशन का क्या है, कंपोनेंट है। तो इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, XA से। ये भी आपको याद रहना चाहिए, XA, ठीक है, XA से डिनोट करते हैं किसको, मोल फ्रैक्शन को, X से डिनोट करते हैं। यहाँ A के लिए हमने A लिखा, X रहेगा तो X होगा, B रहेगा, B होगा, C रहेगा, C होगा, D रहेगा, D होगा, जो भी होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, X से, ठीक है। इज इक्वल टू NA अपॉन NA + NB, समझ में आ रहा है। अगर XA निकालना है, NA अपॉन NA + NB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसी एक कंपोनेंट A के लिए। अगर मान लो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या लिखेंगे, XB। XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ NA इट विल बी NB अपॉन NA + NB। ये दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इन दोनों को ऐड करते हो तो टोटल कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। चेक कर लो, XA + XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, NA अपॉन NA + NB होगा ना, प्लस NB अपॉन NA + NB होगा। अब सेम अलजेब्रिक फॉर्म में इसको आप ऐड कर दो, ये आपने लिया LCM, दोनों सेम है, LCM आएगा NA + NB आएगा ना। अब इससे इसको डिवाइड करो, 1 आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, NA, ठीक। सेम प्रोसेस you have to apply here and you get NB, both are same, cancelled out, we get 1, क्लियर है। मीन्स यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आएगा कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को कि मोल फ्रैक्शन being a ratio has no units। अगर मोल फ्रैक्शन रेशियो में है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, 1, क्लियर है ना। ऑलवेज इक्वल टू 1, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और कौन सा अपने पास पार्ट था, मोल फ्रैक्शन के बाद PPM, ठीक है। और इस PPM को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो देखो PPM पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मान लो अपने पास दो कंपोनेंट सेम एज इट इज A एंड B हैं, ठीक है। मान लो लेट, ये कौन सा लास्ट वाला था, कोई भी वो नंबर आप चेक कर लेना। PPM को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है,
पार्ट्स पर मिलियन, और इसे प्यार से आप क्या कहते हो, ppm, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. लेट A and B, two components are there of A and B are two components ऑफ किसके, सॉल्यूशन के. किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट A एंड B हैं. तो इस केस में अगर हम ppm कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ A कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है. अगर मैं ppm B निकालूं, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ B, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं, 10⁶. मिलियन है ना, तो 6. क्या हम लिखते हैं इसको, 10⁶. ओके. वैसे ही अगर ppm ऑफ B निकाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁶. समझ रहे हो. मीन्स जिसका भी हमें निकालना होगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं. यहाँ पर मास ऑफ A लिखो, या फिर मास की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम on the place of mass. You can use volume also if volume is given. वॉल्यूम दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. on the place of mass you can use volume, means ppm of A is equal to volume of A upon volume of solution multiplied by 10⁶. क्लियर है ना. जो यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि जो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो एक्सप्रेस्ड इन ppm में एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, हाइड्रोजन चैप्टर में जब हम लोग वाटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने को मिल सकता है. या फिर हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी आगे थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा. इसलिए मोल फ्रैक्शन, ppm, मोलालिटी, ये तीन चीज़ें आप लोगों को, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कुछ है नहीं, एक बार आप लोग स्टडी कर लेना, बहुत आसानी से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी. ओके. तो ये हुए अपने कुछ पॉइंट्स जिसको हमें डिस्कस करना था. आफ्टर टुडे वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. परहैप्स यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चलेंगे, वहाँ हम लोग सीखेंगे कुछ. ये तो अभी 9th क्लास को लेकर चले थोड़ा सा डीपली. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट आवर 10th क्लास, एंड दैट इज इन डीप. मीन्स थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे हम लोग किसके, 10th क्लास के, इन आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, थैंक यू.